While the West Asia war has put energy security in countries like India to a test. कि भारत एक ऐसा देश है विश्व भर में जिसमें ना कच्चे तेल की, ना पाइप नेचुरल गैस की, ना एलपीजी की कोई कमी हमने होने दी। हम इंडिया की तरह नहीं है कि 60-70 डॉलर मेरे पास 60-70 दिन का रिजर्व मेरे पास अपने पेन की एक सिग्नेचर के साथ मैं उसको रिलीज कर सकता हूँ। सोचो एक बार, आप सुबह उठते हो, चाय बनाते हो, एलपीजी की फ्लेम जलती है, गाड़ी में बैठते हो, पेट्रोल पंप पर रुकते हो, यूरिया से उगाई गई गेहूं की रोटी खाते हो और रात को लाइट जलाते हो। इन सब के पीछे एक ही चीज है, एनर्जी। और वो एनर्जी भारत को बाहर से खरीदनी पड़ती है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो स्कूल की किताबों में नहीं मिलती, मगर जो हर भारतीय के घर, जेब सीधे प्रभावित करती है। ये कहानी है एक ऐसे देश की जो अपनी जरूरत का सिर्फ 13% तेल खुद निकालता है और बाकी 87% के लिए दुनिया के सबसे खतरनाक इलाकों पर निर्भर करता है। ये कहानी 1947 से शुरू होती है और 2026 में आकर एक बड़े तूफान में बदल गई है। Admitted America's strike on Iran, Operation Epic Fury, isn't going to plan as more US assets come under attack. The US and Israel have launched strikes and a major military operation targeting Iran. The United States has released visuals of the first 24 hours of Operation Epic Fury. उस तूफान का नाम है यूएस ईरान युद्ध और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का बंद होना। पहले कुछ आंकड़े समझते हैं, क्योंकि बिना नंबर्स के बात अधूरी रहती है। भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रूड ऑयल इंपोर्टर है। हम रोजाना लगभग 50 लाख बैरल तेल इस्तेमाल करते हैं और इसका सिर्फ 13 से 15% हम खुद अपनी जमीन से निकालते हैं, बाकी 87% बाहर से आता है। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में सिर्फ क्रूड ऑयल पर भारत ने खर्च किए 134.7 अरब डॉलर, मतलब 11 लाख करोड़ रुपए सिर्फ तेल के लिए एक साल में। और ये सिर्फ तेल की बात है। जब गोल्ड, वेजिटेबल ऑयल और फर्टिलाइजर भी जोड़ें तो ये एक फाइनेंशियल ईयर में 240 अरब डॉलर था, मतलब 20 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा। टोटल इंपोर्ट्स का लगभग 1/3 हिस्सा। सोचो, ये पैसा भारत में रहता तो क्या होता? नए हॉस्पिटल बनते, नए आईआईटी बनते, गांवों में सड़कें बनती, नौजवानों को नौकरियां मिलती। मगर ये पैसा रोजाना दूसरे देशों की जेब में जा रहा है। और एक और दुख की बात, आईईए का कहना है कि भारत 2035 तक ग्लोबल ऑयल डिमांड ग्रोथ में आधी बढ़ोतरी अकेले करेगा। आज 55 लाख बैरल प्रतिदिन और 2035 तक ये बढ़कर 80 लाख बैरल प्रतिदिन हो जाएगा। मतलब इंपोर्ट डिपेंडेंसी 87% से बढ़कर 92% हो जाएगी। ये सिर्फ आज का संकट नहीं है, ये आने वाले दशकों की चिंता है। अब चलते हैं 1947 में। आजाद भारत की नींव रखी जा रही थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथ में देश की बागडोर थी। At the stroke of the midnight hour, he says, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. तब भारत के पास ना कोई बड़ी रिफाइनरी थी, ना पाइपलाइन, ना कोई डेवलप्ड ऑयल फील्ड। एनर्जी का पूरा स्ट्रक्चर लगभग शून्य था। नेहरू जी ने सोशलिस्ट मॉडल अपनाया। 1956 में ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन की स्थापना की। सरकार का हाथ एनर्जी सेक्टर पर मजबूत किया गया। यह सही दिशा थी, मगर तेल निकलता बहुत कम था और इकोनॉमी लगातार बढ़ रही थी। टेंशन पहले ही साफ दिखाई देने लगी थी। फिर आए लाल बहादुर शास्त्री। 1965 का पाकिस्तान से युद्ध। अगर तलवार की नोक पर या एटम बम के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। तो एक सरकार के नाते हमारा क्या जवाब हो सकता है सिवाय इसके कि हम हथियारों का जवाब हथियारों से दें। उस वक्त भारत का फॉरेन एक्सचेंज इतना कम था कि तेल खरीदना मुश्किल हो गया था। देश में पेट्रोल राशनिंग हुई। शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया, क्योंकि दोनों जरूरतें, रोटी भी और सुरक्षा भी एनर्जी से जुड़ी थी। फिर आई इंदिरा गांधी। 1966 में वो प्रधानमंत्री बनी। उन्होंने पेट्रोलियम सेक्टर पर सरकार का शिकंजा और कसा, मगर 1973 में असली बम गिरा। All-out war. That's how Israeli Defense Minister Moshe Dayan describes an invasion of the Golan Heights and the east bank of the Suez by Syria and Egypt. The surprise attacks came early this morning in the air and on the ground. अरब इजराइल युद्ध छिड़ गया। अरब देशों ने तेल को हथियार बना लिया। ओपेक ने सप्लाई रोक दी। 1973 में एक बैरल क्रूड की कीमत सिर्फ $3 थी
और एक साल में वो बढ़कर $12 हो गई। सिर्फ एक साल में 300% की उछाल। भारत का तेल इंपोर्ट बिल एक ही साल में $500 मिलियन से बढ़कर $1.3 बिलियन हो गया। उस साल इकॉनमी सिर्फ 1% बढ़ी। और उस संकट ने इंदिरा गांधी को एक बात हमेशा के लिए समझा दी, एनर्जी सिक्योरिटी सिर्फ पेट्रोल नहीं है, ये राष्ट्र सुरक्षा है। फिर आया राजीव गांधी का दौर 1984 से 1989। उन्होंने टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर्स और मॉडर्नाइजेशन पर फोकस किया, मगर स्ट्रक्चर वही रहा, इंपोर्ट पर निर्भर और सरकार के कंट्रोल वाला। फिर आया 1990-91 जो भारत के लिए सबसे काला अध्याय बना, गल्फ वॉर। Kuwait, the tiny country that is a primary source of oil for much of the Western world. But tonight, the United States, the Soviet Union, Israel, and other powers are concentrating on diplomatic and economic solutions to this surprising and dangerous development. The invasion by 100,000 Iraqi troops backed by air cover and tanks was brutally efficient. Iraq wants control of Kuwait's territory, its oil, and the money that comes with it. Iraq insists that it was invited in by a rebel Kuwaiti government, but no one believes that. इराक ने कुवैत पर हमला कर दिया। तेल की कीमतें आसमान छू गईं। कुवैत में काम करने वाले 1 लाख से ज्यादा भारतीय मजदूरों को वापस लाना पड़ा। एक्सपोर्ट्स ठंड पड़ गए और तेल की कीमत आग की तरह बढ़ने लगी। भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इतना गिर गया कि सिर्फ 3 हफ्तों के इंपोर्ट के लिए पैसा बचा था। सरकार दिवालिया होने की कगार पर थी। तब जो हुआ वो आज भी रुला देता है। आरबीआई ने रातों रात एक चार्टर्ड प्लेन में भरकर 47 टन सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड को और 20 टन सोना स्विट्जरलैंड के यूबीएस बैंक को गिरवी रख दिया। $600 मिलियन की जरूरत थी। पूरी दुनिया में खबर फैल गई, देश के लोगों के दिल में आग लग गई। हम अपना राष्ट्रीय सोना गिरवी रख रहे थे। मगर उसी संकट से निकला भारत का असली ट्रांसफॉर्मेशन। पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने, फाइनेंस मिनिस्टर बने डॉक्टर मनमोहन सिंह। 1991 का एलपीजी रिफॉर्म, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ। पेट्रोलियम सेक्टर थोड़ा खुला, प्राइवेट कंपनियों को आने की इजाजत मिली, मगर तेल की जरूरत लगातार बढ़ती रही क्योंकि अब भारत की इकोनॉमी तेज दौड़ रही थी। फिर आया अटल बिहारी वाजपेयी जी का दौर 1998 से 2004। ये वो प्रधानमंत्री थे जिन्होंने 3 बहुत जरूरी काम किए। पहला NELP यानी न्यू एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी। प्राइवेट कंपनियों जैसे रिलायंस को खुद तेल निकालने की इजाजत मिली। केजी बेसिन में एक्सप्लोरेशन शुरू हुआ। दूसरा पेट्रोलियम सेक्टर में सुधार, इंटरनेशनल ऑयल कंपनियों के लिए दरवाजे खोले गए। और तीसरा जनवरी 2004 में जब वो केयर टेकर सरकार चला रहे थे, उन्होंने एक ऐतिहासिक फैसला लिया, स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व की नींव रखी, यानी इमरजेंसी के लिए जमीन के नीचे तेल का भंडार। फिर आए डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 से 2014। यूपीए सरकार ने वाजपेयी जी की रिले रेस को आगे बढ़ाया। इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड का गठन हुआ। मंगलुरु, विशाखापट्टनम और पादुर में अंडरग्राउंड कैवर्न बनाए गए। 5.33 मिलियन मीट्रिक टन की कुल स्टोरेज क्षमता तैयार हुई। मनमोहन सिंह जी ने और भी कदम उठाए। ईरान के साथ चाबहार पोर्ट का सपना देखा ताकि पाकिस्तान को बाईपास करके सेंट्रल एशिया तक पहुंचा जा सके। अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील की भविष्य की बिजली के लिए। मगर उसी समय घरेलू क्रूड प्रोडक्शन गिरना शुरू हो गया। पुराने ऑयल फील्ड अब थकने लगे थे। 2014 में नरेंद्र मोदी आए। आत्मनिर्भर भारत सिर्फ एक स्लोगन नहीं था, एनर्जी के मामले में उन्होंने कई बड़े प्रयास किए। पहला उज्ज्वला योजना 2016 में शुरू हुई। 9 करोड़ से ज्यादा बीपीएल घरों में एलपीजी कनेक्शन दिए गए। महिलाएं चूल्हे के धुएं से बाहर आईं, मगर इसके साथ एलपीजी इंपोर्ट भी बढ़ा, जो आज संकट का सबसे बड़ा पॉइंट बन गया है। दूसरा एथेनॉल ब्लेंडिंग। 2014 में पेट्रोल में सिर्फ 1.5% एथेनॉल था। मोदी जी ने लक्ष्य रखा 2025 तक 20%, और ये लक्ष्य तय समय से पहले हासिल कर लिया गया। आज 15,600 से ज्यादा पेट्रोल पंपों पर E20 फ्यूल मिलता है। इससे हर साल लगभग 30,000 करोड़ रुपए की फॉरेन एक्सचेंज बचत होती है। तीसरा सोलर रिवॉल्यूशन। 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का लक्ष्य रखा गया। पिछले 1 दशक में भारत की सोलर क्षमता 32 गुना बढ़ चुकी है। भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सोलर एनर्जी प्रोड्यूसर बन चुका है। चौथा स्ट्रैटेजिक रिजर्व। 2020 में कोविड के दौरान जब तेल की कीमत गिरकर सिर्फ $20 प्रति बैरल रह गई, तब भारत ने मौका पकड़ा और अपनी पूरी अंडरग्राउंड रिजर्व क्षमता भर ली। इससे लगभग 5,000 करोड़ रुपए की बचत हुई। पांचवां रूस से सस्ता तेल। 2022 में रूस ने यूक्रेन पर हमला किया। वेस्टर्न देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाए। तब रूस ने भारत को डिस्काउंट पर तेल देना शुरू किया, कई बार $20 से $30 प्रति बैरल तक सस्ता। भारत ने ये मौका नहीं छोड़ा। 2024-25 तक रूस भारत का सबसे बड़ा तेल सप्लायर बन गया, लगभग 35.8% हिस्सेदारी के साथ। अमेरिका ने भारतीय एक्सपोर्ट्स पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया, दबाव बनाया, मगर भारत का जवाब साफ था, हमारे 140 करोड़ लोगों के लिए सस्ता तेल जरूरी है। मगर एक सच्ची बात भी बोलनी चाहिए, मोदी सरकार के दौरान पिछले 1 दशक में घरेलू क्रूड प्रोडक्शन 26% गिरा है। पुराने ऑयल फील्ड खत्म हो रहे हैं, नए एक्सप्लोरेशन में देरी हो रही है,
और ये किसी एक प्रधानमंत्री की गलती नहीं है, ये भारत की तेजी से बढ़ती इकोनॉमी का स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। मांग इतनी तेजी से बढ़ रही है कि कोई भी सरकार अकेले इसे पूरी तरह संभाल नहीं सकती। अब बात 2026 की। 28 फरवरी 2026 अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर एक बड़ा संयुक्त सैन्य हमला किया। इस ऑपरेशन का नाम दिया गया ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। पहले ही दिन ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनी मारे गए। जवाब में ईरान ने 9 देशों पर मिसाइलों और ड्रोन से हमला कर दिया। बहरीन, कुवैत, कतर, सऊदी अरब, ओमान और यूएई सब निशाने पर थे। और फिर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया। हॉर्मुज, इस नाम को याद रखिए, ये सिर्फ 54 किलोमीटर चौड़ा एक समुद्री रास्ता है जो पर्शियन गल्फ और इंडियन ओशन को जोड़ता है। दुनिया का लगभग 20% क्रूड ऑयल और एलएनजी रोज इसी रास्ते से गुजरता है। भारत की लगभग 50% क्रूड ऑयल शिपमेंट भी इसी रास्ते से आती है। जैसे ही हॉर्मुज बंद हुआ, तेल की कीमत सिर्फ 2 हफ्तों में $78 से बढ़कर $100 प्रति बैरल पहुंच गई। मार्च 2026 तक इंडियन क्रूड बास्केट की कीमत $113 प्रति बैरल हो गई। यह दशकों में सबसे बड़ा ऑयल सप्लाई डिसरप्शन माना गया। भारत के सामने एक साथ 3 बड़े संकट खड़े हो गए। पहला, एलपीजी संकट। भारत की 91% एलपीजी गल्फ देशों से आती है। भारत की लगभग 50% एलएनजी कतर से आती है। फर्टिलाइजर प्लांट और पावर ग्रिड सिर्फ 70% क्षमता पर चलने लगे। रुपया गिरकर 94.9 रुपये प्रति डॉलर तक पहुंच गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अपील की, विदेश यात्राएं कम करें, पेट्रोल कम जलाएं और सोना खरीदने से बचें। 8 अप्रैल को एक अस्थायी सीजफायर हुआ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज थोड़ा खुला, मगर मई 2026 तक भी स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। तो दोस्तों, ये सिर्फ एक पेट्रोल पंप की कहानी नहीं है, ये 75 साल से चल रही एक निर्भरता की कहानी है जो आज अपने सबसे मुश्किल मोड़ पर आकर खड़ी है। अगली बार जब आप पेट्रोल पंप पर रुकें या गैस सिलेंडर का नॉब घुमाएं, तो याद रखिए, ये सिर्फ एक ट्रांजैक्शन नहीं है, ये भारत की आज़ादी की नींव है। और वो आज़ादी, एनर्जी आज़ादी अभी पूरी तरह नहीं मिली है, मगर हम उस रास्ते पर हैं और वो रास्ता एक दिन जरूर पूरा होगा। धन्यवाद।